नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम 13 चैप्टर की फर्स्ट वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 4 एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर किए थे और आज इस वीडियो में हम 5th से लगेंगे और ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, यानी चरखा जो है उसको नेशनलिज्म का साइन क्यों बनाया गया। झंडे के ऊपर भी हमने देखा होगा पहले कि चरखा हुआ करता था, तो यही क्वेश्चन है कि चरखा इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, गांधी जी इसको इतना महत्व क्यों देते थे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है और भी वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं तो यही कहूँगा आप इनके नोट्स बना लें और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि चरखा गांधी जी को प्रिय था। ठीक है, गांधी जी को प्रिय था चरखा। गांधी जी मानते थे कि आधुनिक युग में मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रमिकों के हाथों से काम और रोजगार छीन लिया है। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर लोग जो मेहनत से हाथ का काम कर कर अपना गुजार बसर करते हों। ठीक है, तो गांधी जी जो हैं उनका कहना था कि मशीनों ने आदमियों को गुलाम बना लिया है और श्रमिकों का वो काम काज छीन रहे हैं। तो यही लिखा है इस लाइन में कि काम और रोजगार छीन लिया है। उन्होंने मशीनों की आलोचना की, यानी मशीनों को बेकार बताया और चरखे को ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। और चरखे को एक ऐसा प्रतीक के रूप में लेकर आए वो जिसमें कि जो मशीन है और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो मशीन और टेक्नोलॉजी जो है उसको महिमा मंडित नहीं किया जाएगा, यानी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंस किसको दी जाएगी? हाथ के काम को दी जाएगी। जो हमारे भारतीय उस टाइम पे अधिकतर इसी चीज़ पर निर्भर थे। मशीन वगैरह तो इंडिया वालों के पास उतनी थी नहीं, तो वो सारे जैसे ये कपड़ा बनाना हाथ से, कोई और पोट्री वगैरह बनाना, जैसे बर्तन वगैरह, ये सारे काम वो करते थे। तो हाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ था हमारे भारत में, तो इसीलिए गांधी जी जो हैं वो चरखे को बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे मशीनों को देश से भगा देना चाहिए और हमें खुद काम करने चाहिए, जैसे कि चरखा चलाकर अपने कपड़े हमें खुद बनाने चाहिए। तो यही लिखा है इस लाइन में कि मशीन और प्रौद्योगिकी को महिमा मंडित नहीं किया जाएगा, यानी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। उनके अनुसार भारत एक गरीब देश है। चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करेगा जिससे वे स्वावलंबी बनेंगे, यानी कि जब लोग चरखे को चलाएंगे तो उन्हें पूरक आमदनी होगी, उनके पास पैसा आएगा अच्छे से और वो क्या बन जाएंगे? स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, ना तो अंग्रेज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा ना किसी और पर, वो खुद अपना काम करेंगे और खुद पैसा कमा लेंगे। उन्हें बेरोजगारी और गरीबी से छुटकारा दिलाने में चरखा उन्हें स्वावलंबी बनाकर मदद करेगा। तो उन्हें उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार मिलेंगे और वो क्या बन जाएंगे? स्वावलंबी बन जाएंगे। गांधी जी मानते थे कि मशीनों से श्रम बचाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलना या उन्हें बेरोजगार करके सड़क पर फेंकने के बराबर है, कि अगर मशीन आएंगी तो उससे लोगों का काम छिन जाएगा, जिसकी वजह से जो श्रम है, श्रम होता है मेहनत, जो लेबर होती है डेली की, तो मशीन अगर एक आती है तो उससे श्रम बचेगा और लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जाएंगे और सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसे कैसे होता है? जैसे आप मानो कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 100 मज़दूर काम करते हैं, पर वहाँ पे एक ऐसी मशीन आ गई जो 100 मज़दूर का काम अकेले कर सकती हो, तो क्या होगा? उन सारे के सारे मज़दूरों का काम छिन जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी कहते थे कि मशीनों के आने से जो श्रम करने वाले लोग हैं वो मौत के मुँह में धकेल दिए जाएंगे। आखिरी लाइन है अब, चरखा धन के केंद्रीयकरण को रोकने में भी मददगार है। धन का केंद्रीयकरण का मतलब है कि एक कैटेगरी के लोगों के हाथ में पैसा जाना, जैसे कि अमीरों के पास ही सारा पैसा हो। पर गांधी जी का कहना था कि अगर लोग चरखा चलाकर अपने काम खुद करेंगे तो धन का केंद्रीकरण नहीं होगा, सबके बीच में पैसा बराबर बटेगा, क्योंकि जो जैसा काम करेगा उसको उतना पैसा ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक गांधी जी ने चुना, इसीलिए चुना क्योंकि भारत के गरीब लोग अपनी गरीबी को और अपनी गुलामी को केवल चरखे से ही दूर कर सकते थे। अपने लिए वो कुछ न कुछ कमाई कर सकते थे और स्वावलंबी बन सकते थे।
क्लियर ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा 6th क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि जब भी 8 नंबर में क्वेश्चन देते हैं वो अधिकतर इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद कर लें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वास्तव में असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध था। अच्छा, पहले आपको प्रतिरोध का मतलब बता देता हूँ। प्रतिरोध का मतलब होता है बदला, रिवेंज की तरह। तो असहयोग आंदोलन जो किया था गांधी जी ने 1921-22 में जो किया गया था असहयोग आंदोलन, वो एक तरह का बदला कैसे था, प्रतिरोध, यानी लोगों का गुस्सा कैसे था वो आंदोलन। तो इसमें पहली लाइन लिखी है कि हाँ, एक तरह का प्रतिरोध था। यह रोलेट एक्ट के विरुद्ध जन आक्रोश और प्रतिरोध अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय माध्यम था। यह किसके प्रति? रोलेट एक्ट, जो हमने चैप्टर में सारा पढ़ा था ना कि रोलेट एक्ट आया था। तो रोलेट एक्ट के आने से बहुत सारे लोग नाराज़ थे। तो जन आक्रोश का मतलब है लोगों की जो गुस्से की आग थी। तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो जन आक्रोश था और प्रतिरोध था, उसकी अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय माध्यम बना ये आंदोलन। इन लोगों का जो गुस्सा था वो इस आंदोलन के जरिए निकल कर आया। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करके शासन तंत्र को पंगु बना देना था। यानी इस आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को कोई भी सपोर्ट यानी कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, शासन तंत्र यानी जो अंग्रेज हैं वो पंगु हो जाएंगे। पंगु का मतलब तो वैसे होता है हैंडीकैप, पर यहाँ पे इस लाइन की सेंस हुई कि अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल हिल जाएंगे। जैसे अभी ये बात चल रही है, मोदी जी कहते हैं हमेशा कि चाइनीज़ को सपोर्ट मत करो, बिल्कुल उस टाइम पर भी ऐसे ही कहा गया था कि जो इंग्लिश सामान है उसको सपोर्ट मत करो, और ऐसा किया भी गया था। तो शासन तंत्र को पंगु बनाने का मतलब है कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर कर देगा, उनकी पावर को कम कर देगा। ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था सरकार का कोई भी सहयोग न करना और शासन तंत्र को पंगु बना देना। ठीक है, अब है फर्स्ट पॉइंट। असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय नेता जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घिनौनी घटना के विरुद्ध अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे। पहली पॉइंट पता चल गया हमें कि प्रतिरोध क्यों था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था अंग्रेज़ों ने, उससे सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। इस आंदोलन के द्वारा वे उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जिन्होंने शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर सैकड़ों व्यक्तियों को मौत की नींद सुला दिया था। तो जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था जनरल डायर ने, तो उसका बदला लेने के लिए आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन यही था कि प्रतिरोध कैसे था। तो पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के विरुद्ध ये एक आंदोलन था, इसीलिए क्या था, प्रतिरोध था, बदला था। अब है दूसरा पॉइंट। असहयोग आंदोलन इसलिए भी एक प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का समर्थक था। तो जो अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चला रखा था उसको सपोर्ट किया था असहयोग आंदोलन ने। तो खिलाफत भी एक प्रतिरोध आंदोलन था और असहयोग ने भी खिलाफत को सपोर्ट किया। इसीलिए दूसरा पॉइंट ये साबित करता है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। तो इसमें लिखा है असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का समर्थक था। उल्लेखनीय है कि खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध और खलीफा के पक्ष में छेड़ा गया एक जोरदार आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो तुर्की सुल्तान की गद्दी बचाने के लिए था, हमने सारा चैप्टर में पढ़ा था। तो आप ये लास्ट की लाइन बेशक इसकी रहने भी दो, यहाँ तक लिख दो सिर्फ समर्थक था तक। तो दूसरे पॉइंट को आप इतना भी लिख सकते हो कि असहयोग आंदोलन इसलिए भी एक प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का समर्थक था। ठीक है, हो गए 2 पॉइंट। उसके बाद है थर्ड पॉइंट। असहयोग आंदोलन इसीलिए भी एक प्रकार का प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियों, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी शिक्षण संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया गया। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी साफ़ नहीं है और थोड़ा सा प्रिंट अजीब सा आया हुआ है, तो मैं साथ साथ जो मैंने वर्ड बोले हैं उनको देख लें। जो वर्ड आपको समझ में ना आ रहा वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला है इसके द्वारा सरकारी नौकरियों, सबको पता है नौकरी क्या होती है, जो भी आदमी गवर्नमेंट जॉब करते थे वो आदमियों ने छोड़ दी। उपाधि,
उपाधि का मतलब है जो लोगों को टाइटल मिले हुए थे, जैसे कि बहुत सारे टाइटल मिलते हैं। जैसे आज भी कोई गेम में जीतता है तो अर्जुन अवार्ड मिलता है या अवार्ड मिलते हैं। तो जितने भी अंग्रेज़ों ने उन्हें अवार्ड दे रखे थे, उपाधि दे रखी थी, वो सारी लोगों ने त्याग दी। मतलब अंग्रेज़ों का कोई भी सामान नहीं रखना उन्होंने, चाहे नौकरी हो, चाहे उपाधि हो, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़े हो, कोई भी चीज़ भारतीय लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों की नहीं रखना चाहते थे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी, उपाधि, अवैतनिक पद, मतलब जो सैलरी मिलती, जो सैलरी वाली जो जॉब थी उनकी, जॉब यानी जो मतलब डेली जो काम करते थे लोग, तो सरकारी अदालत यानी कोर्ट वगैरह है, इनमें जाना छोड़ दिया। सरकारी शिक्षण संस्था, स्कूल कॉलेज, शिक्षण संस्था क्या होती है? स्कूल कॉलेजेस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बहिष्कार किया, मतलब इनमें जाना छोड़ दिया। अगर आप ये पॉइंट समझ में कि इसके द्वारा सरकारी नौकरी छोड़ दी गई, उपाधि छोड़ दी, पद छोड़ दिए, सरकारी अदालतें छोड़ दी, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया, हर चीज़ का बहिष्कार किया। तीनों पॉइंट आए समझ में अब? तो तीनों पॉइंट अब तक ये साबित करते हैं कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, बदला था, और लोगों के मन में जो आग भरी हुई थी गुस्से की, उसको दिखा रहा था ये आंदोलन। है फोर्थ पॉइंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, यानी जो अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं उनको यूज़ ना करके, सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में भाग न लेकर, यानी इलेक्शंस में भी भाग नहीं लिया, सरकार को करों का भुगतान न करके, सरकार को टैक्स भी नहीं दिया, करों का भुगतान मतलब टैक्स नहीं दिया, ब्रिटिश कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके भारतीय ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें करके ये सभी लोग अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। ना तो इलेक्शंस में भाग लिया, ना स्कूल में गए, ना कॉलेज में गए, यानी जो भी अंग्रेजी चीज़ थी उस चीज़ को छुआ तक नहीं लोगों ने। अब है फिफ्थ पॉइंट, असहयोग आंदोलन के विरोध में न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, वही कोर्ट में जाना बंद कर दिया सभी वकीलों ने। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और सैफुद्दीन किचलू जैसे महत्वपूर्ण वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। यानी देश के सबसे बड़े बड़े वकीलों ने वकालत यानी अपनी नौकरी ही छोड़ दी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा अपना प्रतिरोध प्रकट कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया। तो सभी सरकारी जो शिक्षण संस्था उसमें छात्रों ने जाना बंद कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, तो अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ दिया और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जिसमें कि ये नाम आपको याद रखने हैं सारे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। ठीक है, ये ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी देश के अनेक हिस्सों में खोली गई ताकि अंग्रेजी स्कूल कॉलेजेस में ना जाना पड़े और इंडियन एजुकेशन ही बच्चे ले पाएँ। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखो अच्छे से, जो जो वकील थे इनके नाम भी और ये नाम भी। इस क्वेश्चन को पूरे को आप अच्छे से याद रखें क्योंकि 8 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चैप्टर से। तो आइए अब इसको आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए विभिन्न भागों में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ जैसे अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी टाइम की बनी हुई है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई भारत में। अब है छठा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सन 1921 में 396 हड़तालें हुई। 396 कितनी हैं? 396 हड़तालें, जिसमें 6 लाख श्रमिकों शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। कार्य दिवस का मतलब है वर्किंग डेज। तो 6 लाख श्रमिकों ने यानी मजदूरों ने हड़ताल की थी 1921 में। एक साल के अंदर 396 हड़तालें की गई थी। मतलब किसी भी दिन ये मान लो काम नहीं किया लेबर ने, बिल्कुल भी काम नहीं किया। सारी फैक्ट्री वगैरह अंग्रेज़ों की बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो 1921 में 396 हड़ताल हुई हैं। 6 लाख श्रमिकों ने काम छोड़ दिया है। 70 लाख कार्य दिवसों का यानी वर्किंग डेज का नुकसान हुआ है अंग्रेज़ों को। ठीक, अब है 7वां पॉइंट। महात्मा गांधी ने गवर्नर जनरल द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो महात्मा गांधी को जो एक उपाधि मिली हुई थी केसरे हिंद की, उन्होंने लौटा दी और हजारों व्यक्तियों ने राय बहादुर जैसी उपाधियां लौटा दी। याद रखना सारी बातें कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो भी उन्हें सम्मान मिला हुआ था अंग्रेजी सरकार से वो सारे लौटा दिए अपने गुस्से को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें साबित कर रही हैं अब तक कि ऐसे योग एक तरह का प्रतिरोध था। अब आगे है
किसानों, श्रमिकों, वकीलों, राष्ट्रवादी नेताओं तथा समस्त सर्वसाधारण का मतलब है सभी आम लोगों ने इस प्रतिरोध आंदोलन की अपने ढंग से व्याख्या की तथा सभी सरकारी संस्थानों में प्रवेश बंद कर दिया। अपने ढंग से मतलब है जिस हिसाब से जो भी बनता था उस हिसाब से उसने अपने अपने काम छोड़ दिए। जैसे मजदूर हैं उन्होंने फैक्ट्रियों में जाना छोड़ दिया, किसान हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए खेती करनी छोड़ दी, टैक्स भरना छोड़ दिया, वकील कोर्ट में नहीं गए, नेताओं ने आंदोलन किए, हड़तालें की, लोगों को साथ में जमा किया। तो हर तरीके से लोगों ने अपने अपने ढंग से काम किए, यानी अपने अपने ढंग से व्याख्या की इस आंदोलन की। ठीक है, अब आगे इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि ऐसे योग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करना था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासक मतलब अंग्रेज़ों का प्रतिरोध, यानी उनका विरोध करना था, उनकी बातों को न मानना था। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब है हमारा 7वां क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। तो जो बच्चे अगर आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनको शायद इन चीज़ों में दिक्कत हो रही हो कि कब हुआ गोलमेज सम्मेलन, क्या था गोलमेज सम्मेलन। तो अगर आप नए आए हैं तो आप पहले जाकर जो चैप्टर वाली वीडियोस हैं वो देख लें, उसके बाद तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमने सारा ये पढ़ रखा है उसमें। तो गोलमेज सम्मेलन जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, ये है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उनका कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकला, बातचीत जो कर रहे थे अंग्रेज़ बुलाकर वो क्यों सफल नहीं हो पाए। तो पढ़ते हैं रीज़न। अब नवंबर 1930 से नवंबर 1932 की अवधि में ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। यानी नवंबर 1930 से 1932 में ये जो 3 साल का टाइम है, 30 वाला, 31 और 32, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। किंतु गोलमेज सम्मेलनों में कोई हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसकी असफलता के कारण निम्नलिखित है या अगर लिखित है। अगर लिखित का मतलब होता है आगे लिखे हुए हैं, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो ये। अब है फर्स्ट पॉइंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ। याद रखना डेट कब हुआ, पहला 12 नवंबर 1930 को। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किया था। तो जो भारत में साइमन कमीशन आया था उसके ऊपर इसको मतलब बातचीत करनी थी। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। यानी गांधी जी का जो नमक वाला आंदोलन था और उसके बाद उन्होंने सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया था, मतलब वो फैला हुआ था पूरे भारत में। कांग्रेस के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में थे और सरकार का दमन चक्कर तीव्रता से घूम रहा था। और कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे गांधी जी की तरह, वो सारे के सारे और गांधी जी भी जेल के अंदर थे। और सरकार का दमन चक्कर घूमने का मतलब है कि सरकार जो है मतलब सभी नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रही थी। तो पहला जो सम्मेलन हुआ है जिस टाइम पे, उस टाइम पे कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं। अब जब भारत में कांग्रेस के नेता ही नहीं हैं और उस टाइम पे कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो क्या पहला सम्मेलन सफल हो पाएगा। यही लिखा हुआ आगे कि देश के 85% लोगों का समर्थन करती थी या प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस। इसीलिए ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ क्योंकि इसमें कांग्रेस नहीं थी। ठीक, तो पहले सम्मेलन का हमें पता चल गया, इसमें ना तो गांधी जी शामिल हुए थे और ना कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो पाए थे, जिसकी वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन बर्बाद हो गया, बिल्कुल उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अब पढ़ते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को लंदन में हुआ था। तो इसकी भी डेट याद रखोगे आप। इसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि तथा मोहम्मद अली जिन्ना लीग यानी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो इस सेकंड सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गए गांधी जी और जो मुस्लिम लीग है उसकी तरफ से गए मोहम्मद अली जिन्ना। तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बताया, किंतु कुछ नेताओं ने इस दावे को चुनौती दी। तो गांधी जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस पूरे के पूरे भारत को। ठीक,
अब यहाँ पे दिक्कत हुई, आपस में हमारे नेता ही लड़ने लगे थे। गांधी जी ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मुसलमानों का नहीं करती, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी करती है। तो एक बात पता चल गई दूसरे सम्मेलन की, इस वजह से नहीं हो पाया सम्मेलन। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी हुई, आप वो लाइन ऐड कर लें इसमें कि रीज़न चुनौती दी, यहाँ तक आप एज इट इज़ लिख दें इसको। चुनौती दी के बाद जो लाइन है वो आप ये लिख दें कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती, लिख दी एक लाइन। उसके बाद एक लाइन और ऐड कर लें कि भीमराव अंबेडकर का कहना था कि कांग्रेस दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ठीक है, अब तीसरी एक लाइन और लिख दें कि देशी रजवाड़े जो थे, यानी जो छोटे राजा महाराजा जो थे, उनका कहना था कि कांग्रेस का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ से 3-4 तरह के लोग हो गए। एक तो हो गए गांधी जी जो कह रहे थे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। दूसरे आए मुस्लिम लीग वाले जिनका कहना था नहीं करती हमारा तो ये। उसके बाद अंबेडकर जी ने कहा दलितों का ये नहीं करती प्रतिनिधित्व। उसके बाद जो राजा थे छोटे, उन्होंने कहा हमारा भी कांग्रेस से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से कोई कंक्लूजन नहीं निकला दूसरे वाले का, क्योंकि 3 लोग अड़ गए। वो 3 कौन कौन हुए? मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर और तीसरे हैं राजे रजवाड़े, जो ये छोटे राज्य थे हमारे भारत में। याद रखो 3 ने क्या क्या पॉइंट लिखोगे कि मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से, भीमराव अंबेडकर की वजह से और रजवाड़ों की वजह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन यहाँ तक कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा। तो लास्ट में यही लिखा हुआ है 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया और गांधी जी निराश होकर खाली हाथ भारत लौट आए। तो फर्स्ट में तो कांग्रेस गांधी जी थे ही नहीं, इसीलिए असफल रहा। दूसरे में अंबेडकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने और राजे रजवाड़े जो राजा थे छोटे मोटे, उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं मानी, इसीलिए उनकी आपस में ही बात नहीं बनी और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हो पाया। अब जो आएगा वो आएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और इसमें गांधी जी और कांग्रेस समझ चुकी है कि इस बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, हमें आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए तीसरा है वो भी असफल रहा था, क्योंकि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो सबसे मेन था सेकंड में कांग्रेस भी थी और गांधी जी भी थे, परंतु आपस में मतभेद हो गए, इसी वजह से दूसरा असफल रहा। पहले में तो कांग्रेस थी ही नहीं। अब तीसरा देख लेते। तीसरे बिल्कुल सिंपल है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को लंदन में आयोजित किया गया। इंग्लैंड के मजदूर दल ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब है न मानना उसको। तो इंग्लैंड की जो एक पार्टी थी, लेबर पार्टी, उसने भी सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने भी बहिष्कार कर दिया। इस तरीके से तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हो पाया। तो टोटल 3 सम्मेलन हुए और तीनों के तीनों ही असफल रहे। तो आखिर यही लाइन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई महत्वपूर्ण नतीजा नहीं निकल पाया। तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हैं उनका नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूरा गांधी जी के बारे में बताना है कि गांधी जी का क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने किया था पूरे आंदोलन में। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कि उनका क्या योगदान था, उनकी आज़ादी में भूमिका क्या रही, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो सीधी सी बात है, हमें गांधी जी की तारीफ़ करनी है भर भर के इस क्वेश्चन में कि उन्होंने आज़ादी में कैसे योगदान दिया, किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद करवाया। तो जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा था उस पूरे का हम अगर कंक्लूजन इस क्वेश्चन में लिख देंगे तो हमारे 8 नंबर कहीं नहीं गए। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान गांधी जी का था, निश्चित रूप से किसी अन्य भारतीय का नहीं था। यदि गांधी जी को स्वतंत्रता संघर्ष की धुरी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे वर्ड जो साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये
यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाधीनता। आप इसको स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं, स्वाधीनता भी लिख सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई है उसका सबसे मेन आदमी कहा जाए, उसकी धुरी कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी हम ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे कुछ भी, ये सच में है ये बात कि गांधी जी सबसे मेन थे आज़ादी की लड़ाई में। ठीक है। उसके बाद सन 1919 से 1947 तक वे भारतीय राजनीति पर इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस काल को गांधी युग का नाम दिया। तो 1919 के बाद तो गांधी जी पूरे भारत में छा गए थे, हर लोग उन्हें जानने लगे थे। तो इस युग को क्या नाम दिया जाता है? गांधी युग। इस युग के महान विभूति महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, ऐसे योग और सविनय अवज्ञा जैसे अस्त्र शस्त्रों के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार बन गए। तो महात्मा गांधी जो है उनके 3 हथियार हैं, अहिंसा, सत्याग्रह और ऐसे योग। तो यही लिखा हुआ इस लाइन में कि इस युग के महान विभूति यानी इस युग के सबसे महान आदमी गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ऐसे योग, इन चीज़ों के दम पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार यानी कि कर्ता धर्ता बन गए। इन्होंने ही आज़ाद करवाया, ये है इसका मतलब। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ये क्या बन गए? कर्णधार यानी करने वाले, आज़ाद कराने वाले। 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु बने रहे, यानी बिल्कुल सेंटर बने रहे। इनके ऊपर ही पूरा राष्ट्रीय आंदोलन टिका रहा। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया, और इसने जन संघर्ष का रूप कर लिया, जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। यानी कि पहले ये केवल कांग्रेस और बड़े लोगों ने आंदोलन चलाया था, पर गांधी जी के आने से आम लोग इसमें जुड़ गए और ये एक जन संघर्ष बन गया। केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं रह गई, ये क्या बन गया? जन संघर्ष, यानी लोगों का संघर्ष बन गया। गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष की अपनी विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य आंदोलन बना दिया। यानी गांधी जी ने अपने सत्य हिंसा के दम पर राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य आंदोलन बना दिया। यानी इसमें चाहे औरत हो, चाहे गरीब हो, चाहे नीची जाति के लोग हो, सबको शामिल कर लिया। जन सामान्य का मतलब है आम लोगों को इसमें जोड़ लिया। गांधी जी ने अनेक महान आंदोलनों को कुशल नेतृत्व प्रदान किया, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है 1917 से 18 में खेड़ा और चंपारण आंदोलन। दूसरा है मिल मजदूरों की हड़ताल, अहमदाबाद वाली। उसके बाद गैप पॉइंट में लिखा है खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद है रोलेट एक्ट के विरुद्ध ऐसे योग आंदोलन, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला डाला। उसके बाद है साइमन कमीशन के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928 से 1934 तक। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। ये तो लगभग वो हरदम चलाते ही रहते थे, कभी भी आंदोलन शुरू कर देते थे। उसके अलावा एक और आंदोलन लिखा हुआ है नमक आंदोलन। तो ये डांडी मार्च भी कहते हैं इसे। डेट लिखी हुई है बराबर में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चलाया गया था। तो नमक आंदोलन जो है इसको आप इस भारत छोड़ो आंदोलन से पहले वाला पॉइंट बना लो। ये लास्ट में लिखा ना यहाँ पे, इसको आप भारत छोड़ो से पहले लिख लो। ठीक है। तो इस तरीके से ये आंदोलनों के नाम लिख दिए हमने। कुछ आगे हमें फिर तारीफ करनी है गांधी जी की। गांधी जी ने अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को असफल कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने में भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की, यानी आपस में हिंदू मुस्लिमों को एक करके रखा गांधी जी ने। अहिंसा तथा सत्याग्रह गांधी का एक ऐसा हथियार थे जो अंग्रेजी सत्ता के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी थे। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भाग से भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। उनके कुशल संगठनात्मक उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के आधार को और अधिक व्यापक बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। इसका मतलब है कि उनकी जो इंटरफेरेंस हुई है आज़ादी की लड़ाई में, उससे पूरा का पूरा रूप बदल गया आंदोलन का, और भारतीय राष्ट्रवाद बहुत बड़े लेवल पर फैला है। अब है आगे, सामान्य भारतीयों के साथ साथ कुछ उद्योगपति भी गांधी जी के पक्के अनुयायी बन गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक बन गए। तो अब केवल आम लोग ही नहीं, उसके अलावा देश के बहुत रिचेस्ट पर्सन जो हैं, अमीर अमीर आदमी थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो भी गांधी जी के पक्के अनुयायी यानी उनके फॉलोवर बन गए और उनकी बात मानकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसमें एग्जाम्पल है GD बिड़ला और कुछ
अन्य सुप्रसिद्ध उद्योगपति राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष का खुला समर्थन करने लगे, यानी पूरा सपोर्ट करने लगे, जबकि कुछ अन्य उद्योगपति भी इसके प्रमुख समर्थक बन गए। तो जी डी बिड़ला का नाम आया यहाँ पे। कांग्रेस के अनुयायियों एवं प्रशंसकों में गरीब, किसान और संपन्न उद्योगपति दोनों ही सम्मिलित थे, यानी दोनों ही शामिल थे। क्वेश्चन ये था कि गांधी जी ने किस तरीके से आंदोलन का रूप बदल दिया। तो इसमें बताना था हमें कि शुरू में जो है वो केवल कांग्रेस ही आंदोलन को छेड़ रही थी, पर गांधी जी के आने से हमने यहाँ पे पढ़ा कि उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए और आम लोग उनके साथ जुड़ गए। हम आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति भी गांधी जी के साथ जुड़ गए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप बदल गया और इसमें जो गरीब किसान हैं वो भी शामिल हो गए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल हो गए। अब अमीर और गरीब, ऊंची जाति के और नीची जाति के, हर तरीके के लोग अब भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक साथ लड़ रहे थे गांधी जी की वजह से। तो यही क्वेश्चन था कि किस तरीके से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के रूप को परिवर्तित कर दिया, यानी रूप को बदल दिया। इस तरीके से बदल दिया उन्होंने कि पहले इसमें केवल कांग्रेस थी, शिक्षित लोग संभाल रहे थे आंदोलन को, पर गांधी जी के आने से इसमें गरीब लोग भी जुड़े, बड़े बड़े उद्योगपति भी जुड़े। फिर ये कांग्रेस जो है इसमें हर तरीके के लोग शामिल हो गए और आंदोलन में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। तो यही था ये क्वेश्चन। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।